Hello dear students, welcome to your Med and Tutti Educational Channel. Dear students, हम लोग क्लास 12 का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। हम इसमें स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से, ऐसा मान लीजिए कोई वायर है जिसमें आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा? क्या करंट फ्लोइंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट के फ्लो में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा? और यदि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उनका करंट से कोई रिलेशन है या नहीं? हम लोग अभी आगे स्टडी करेंगे। मान लीजिए कोई कॉइल है, उस कॉइल में कितने टर्न्स आपने वायर रैप अप किया है, तो उस वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा नहीं होगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो उस मैग्नेट की इंटेंसिटी क्या होगी। लेकिन अभी हम लोग सीधा स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो इस करंट में कौन कौन सी इफेक्ट आती है। तो इसमें सबसे पहले स्टडी किया गया, देखा गया कि यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से, यदि किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर में, मींस करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल वगैरह पढ़े हैं। यहाँ हम आज इनसी से रिलेटेड जो लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एम्पियर्स सर्किट लॉ। एम्पियर्स सर्किट लॉ, सर्किट लॉ। ये लॉ हमें ये बतला रहा है कि यदि किसी लूप में, क्लोज्ड लूप में, ये लूप है, किसी लूप में करंट फ्लो होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा? मान लीजिए कोई करंट कैरिंग लूप है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की इंटेंसिटी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो आगे सबसे पहले देखते हैं एम्पियर्स सर्किट लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है। एम्पियर्स सर्किट लॉ का स्टेटमेंट कह रहा है the line integral multiple of the line integral of magnetic field produced forming closed loop around a current carrying conductor is equal to the product of current enclosing the loop or enclosed by the path and the permeability of the medium। क्या स्टेटमेंट का फिर से समझ लीजिए कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ, सीधा कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मिंग क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी मैग्नेटिक फील्ड है, dn स्मॉल लेंथ की कंसीडर कर रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये किसके इक्वल होगा? तो ये इक्वल होगा म्यू नॉट मींस परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड करंट फ्लोइंग इन द सर्किट के। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मिंग क्लोज्ड लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मिंग क्लोज्ड लूप इज लाइन इंटीग्रल ऑफ current is equal to the product of permeability of the space and the current. That is, line integral of magnetic field forming closed loop is equal to mu naught times current. That is B into dA
इज इक्वल टू म्यू नॉट। अर्थात इसमें कह रहा है, मान लीजिए ये कैपेसिटर है ना। अब इस कैपेसिटर में हम इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हैं, इस कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ये बैटरी है, ये स्विच है ना, और ये कैपेसिटर कनेक्टेड है। हम किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की होने की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जिसका रेडियस r है। अब हमें देखना है कि क्या जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसकी अमाउंट क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम ये भी समझेंगे कि क्या कैपेसिटर इसके साथ कैसे बिहेव कर रहा है। तो इसमें हम कहते हैं कि जो कैपेसिटर की बात हो रही है या कंडेंसर की बात हो रही है, ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब इसमें कहा है कि यदि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में करंट फ्लो होगा, किसी कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में करंट फ्लो होगा तो क्या होगा। तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में करंट फ्लो होने पर, चार्ज फ्लो होने पर कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करना शुरू करेगा। पहले कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करेगा, एकदम से कैपेसिटर फंक्शन करना शुरू नहीं करेगा। जैसे ही इसमें स्विच ऑन करेंगे, हम स्विच ऑन करेंगे, सर्किट पूरा होगा, और जब सर्किट पूरा होगा तो चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो होने के कारण कैपेसिटर पहले चार्ज को स्टोर करेगा, जिसके कारण करंट, यानी कहने का मतलब इसकी कंडक्टिंग करंट, जिसके कारण कंडक्टिंग करंट, मतलब इसमें जो करंट कंडक्टिंग करंट हम लास्ट में समझे थे, इन दोनों प्लेट के बीच जो करंट फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड कंडक्टिंग करंट, ये दोनों प्लेट के बीच। तो कंडक्टिंग करंट पहले इंक्रीज करना, डिक्रीज करेगा, कंडक्टिंग करंट डिक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर रहा है, चार्ज को स्टोर कर रहा है। तो धीरे धीरे कंडक्टिंग करंट डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा साथ ही आपका कैपेसिटर चार्ज होगा। जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, हो जाएगा पूरी तरह से, तो फुली चार्ज होने के कारण इन दोनों प्लेट के बीच का कंडक्टिंग करंट रुक जाएगा, कंडक्शन करंट रुक जाएगा। जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, यानी जो स्टोरिंग कैपेसिटी जो है वो पूरा स्टोर कर लेगा, देन इन दैट केस कंडक्शन करंट रुक जाएगा, और रुक जाने के कारण कैपेसिटर में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। हम ये स्टडी कर रहे थे, करंट फ्लो हो रहा है कैपेसिटर में। अब करंट फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अब चार्ज होने के दौरान जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें सर्किट में एक सर्किट पूरा हो रहा है। जब सर्किट पूरा हो रहा है तो इस सर्किट में ये हम पढ़े समझे थे कि सर्किट में यदि चार्ज फ्लो होगा तो सर्किट में वायर के अराउंड, कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड पूरा हो रहा है, उससे पहले मान लेते हैं जो कैपेसिटर है इनके दोनों एज, एक हो गया P, एक प्लेट हो गया P और एक प्लेट Q है, इन दोनों प्लेट के बीच करंट हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अब मान लेते हैं किसी पॉइंट पर एक लूप बन रहा है, मान लीजिए C। ये लूप क्या है, लूप R रेडियस का एक लूप बन रहा है। अब हम C1 पॉइंट पर देखते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब दोनों डायरेक्शन में देखेंगे, इसके परपेंडिकुलरली कितना जो प्लेट है, प्लेट के पैरेलल डायरेक्शन में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब कह रहे हैं क्या कि मान लेते हैं
ये जो आपका प्लेट है, ये वायर है, वायर पर एक लूप बन रहा है, C1 लूप, ठीक। और इस लूप के R रेडियस के लूप के पॉइंट R पर, यहां पर ये पॉइंट R है, हम देखेंगे कि इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये जो लूप बन रहा है इसका सेंटर वो कहां है, वायर पर है, इसका सेंटर वायर पर है, यानी ये इसका हो गया रेडियस R। हमें देखना है कि इस लूप के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब एक ये कहेंगे कि जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रोड्यूस होगा लूप के R पॉइंट पर होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उतना ही हर पॉइंट पर होगा, ठीक है। अब पॉइंट R पर मान लीजिए प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये लेट कर लीजिए कि R पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बी प्रोड्यूस हो रहा है। तो फॉर लूप C1, अब लूप C1 के लिए, ये जो C1 लूप चल रहा है, लूप C1 के लिए हम यूज करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कह रहा है, एम्पियर सर्किट लॉ अभी पढ़े थे, C1 लूप के लिए है, क्या है, B डॉट dl इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट I, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब चूंकि B और dl है ना, ये दोनों एक दूसरे के सॉरी, चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, B डॉट dl डॉट प्रोडक्ट है, तो A डॉट B इज इक्वल टू क्या पढ़े थे क्लास 11 में जाइए, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा। तो यहां देख रहे हैं B डॉट D, तो B डॉट D इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज सर्कुलर लूप C1 B dl cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट I, cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट I। अब देखिए इसका जो डायरेक्शन क्या है, प्लेट के पैरेलल है, यानी थीटा क्या हो गया 0, दैट इज B dl cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट I। अब cos 0 का मान 1 होता है, तो B dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब dl मींस एक इस लूप के छोटे से पार्ट के लिए हम कंसीडर किए थे ना, छोटे से पार्ट के लिए। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको पूरी लूप आ जाएगी, इंटीग्रेट कर दिए तो पूरी लूप का वैल्यू निकल जाएगा, दैट इज dl इज इक्वल टू क्या हो गया, dl को इंटीग्रेट किए तो 2 पाई r हो गया, तो दैट इज यहां से आ गया b into 2 pi r इज इक्वल टू म्यू नॉट I। यहां से b की वैल्यू क्या आ गई, तो b इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट I अपॉन 2 pi r। यहां से हमारा एक्सप्रेशन आ गया कि इस लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा पैरेलल में। अब कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, ये तो गया इसके पैरेलल, अब इसके परपेंडिकुलरली कितना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि दोनों एक्सिस पर देखेंगे ना, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, तो इसके पैरेलल डायरेक्शन में देख लिए, तो पैरेलल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई। अब इसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के केस में क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगेन फिर वही चीज आ गया, एम्पियर सर्किट लॉ का उपयोग करेंगे, तो एम्पियर सर्किट लॉ से क्या हो गया, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I। अब चूंकि पैरेलल कंडीशन में देखना है, इसके लिए हमारा क्या फार्मूला आ गया, इसके लिए फार्मूला आ गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r पहले डायरेक्शन में। अब परपेंडिकुलर केस में आ गया, तो परपेंडिकुलर में थीटा कितना हो गया, B dl cos 90 डिग्री फॉर लूप C1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I, दैट इज C1 B into dl क्या, B dl cos 90 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो अब यहाँ क्या हो गया, 0 B into dl cos 90 0
that is mu naught I is equal to 0. mu naught I is equal to 0. It means इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, तो यहां से आ गया B is equal to 0. तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि यदि किसी कैपेसिटर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होने के कारण उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, पैरेलल डायरेक्शन में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. सो बी विद अस our next topic. In the next topic we will study Maxwell's law. Okay, so keep on watching. Thanks for being with us.